हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ फॉलोइंग 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़। एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वन बाय वन इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है, अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है किसी भी सिस्टम में, तो उस सिस्टम के ऊपर जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, उन सब का हम क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। देखिए, it means that the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। ठीक है, अब यहाँ से समझिए इसको डायग्राम की हेल्प से। इसने कहा है कि हमें टोटल चार्ज अगर फाइंड आउट करना है सिस्टम का, तो सबसे पहले ये देखिए कि एक सिस्टम होता क्या है। सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने कंसिडर किए हैं वो कंसिडर किए हैं 4 चार्ज्ड बॉडीज़। ठीक है, 4 चार्ज बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर इंडिविजुअल चार्जेस हैं, यानी कि ए बॉडी के ऊपर Q1 चार्ज है, बी बॉडी के ऊपर Q2 चार्ज है, सी बॉडी के ऊपर Q3 चार्ज है और डी बॉडी के ऊपर Q4 चार्ज है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो एक सिस्टम का, तो हम एल्जेब्रिक सम करेंगे ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, सभी इंडिविजुअल चार्जेस का लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, जो अलग अलग पॉइंट्स पर लोकेटेड हैं इनसाइड द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर। तो देखिए, हमें ये तो पता है अभी तक कि भाई ए बॉडी पे कितना चार्ज है, बी पे कितना चार्ज है, सी पे कितना चार्ज है और डी पे कितना चार्ज है। अब ये चारों चार्ज बॉडीज़ इस सिस्टम का ही तो पार्ट हैं। अब अगर हमें इस पूरे सिस्टम का चार्ज निकालने के लिए कहा जाए, तो हमें सिंपली करना क्या होगा, इन चारों का एल्जेब्रिक सम कर देना होगा। अब वो कैसे करेंगे, अब देखिए, अगर हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑफ दिस सिस्टम, तो इसको सबसे पहले हम डिनोट करेंगे स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। ठीक है, टोटल चार्ज निकालने के लिए जितने भी चार्ज बॉडीज़ के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हैं इस सिस्टम के अंदर, उन सब का क्या करेंगे, हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो इससे टोटल चार्ज हमें पता लग जाएगा सिस्टम का। ठीक है, अब देखिए, चार्ज बॉडीज़ कौन सी होती हैं, चार्ज बॉडीज़ वो होती हैं जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो चार्ज बॉडीज़ होती हैं। अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए जो सिस्टम के अंदर ए बॉडी प्रेजेंट है, अगर उसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज होता, और अगर बी बॉडी के ऊपर -3 कूलम का चार्ज हम लेकर चले, जो सी बॉडी है उसके ऊपर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज लेकर चले, और Q1 जो डी बॉडी है अगर उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक चार्ज -5 माइक्रोकूलम का लेकर चलते हैं, और हमसे कहा जाए कि आप टोटल चार्ज फाइंड आउट करिए इस सिस्टम पर कितना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही टोटल चार्ज हो जाएगा उस सिस्टम का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है किसी भी बॉडी पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रल मल्टीपल करेंगे ऑफ ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का। जो मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, इंटीजर के साथ में। यही मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। दोबारा देख लीजिए, अगर हमसे कहा जाए कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करिए एक बॉडी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल लेंगे ऑफ ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर के साथ, और यहाँ से हम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल पाएंगे उस बॉडी के ऊपर कि कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ से समझ लेते हैं।
जो बेसिक चार्ज है इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हमेशा जो बेसिक चार्ज, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, वो हमेशा हम इलेक्ट्रॉन का लेकर चलते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, विच इज़ डिनोटेड बाई ई, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड हैज़ मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो इसकी मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, अगर उसको समराइज़ करें, मतलब अगर, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम फाइंड आउट करना चाहें किसी बॉडी के ऊपर, तो हम उसको लिखेंगे, देखिए इसको स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से आप डिनोट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा किसी बॉडी के ऊपर वो क्या होगा? एन ई होगा। ई क्या है? ई है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, जो हम किसका लेकर चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का लेकर चल रहे हैं, और जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या है? एन है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। तो इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज पता लग जाएगा। और इंटीजर हम कौन सा लेंगे? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एन की जगह में उस वैल्यू को हम रखेंगे। देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि इंटीजर वैल्यू एन के प्लेस पर कौन कौन सी पुट कर सकते हैं। तो एन के प्लेस पर हम 0, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इंटीजर है उसमें प्लस और माइनस दोनों ही नंबर्स आते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, दोनों ही बॉडी अनचार्ज्ड है, यानी कि दोनों बॉडीज़ क्या हैं? न्यूट्रल ली है मैंने। अब मैंने दोनों बॉडीज़ को रब किया और ड्यू टू फ्रिक्शन ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर बी बॉडी में चला गया। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो इस केस एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने पर हमसे कहा गया कि आप फाइंड आउट करिए कि ए बॉडी के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है और बी बॉडी के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो जो फॉर्मूला हमने निकाला है इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ए बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया और बी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया। सिंपली देखिए हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर, हमें उस जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो एन की जगह पे प्लेस करनी है। ठीक है, अब एन की जगह पे जब हमने 1 रखा तो उसके साथ प्लस माइनस बी हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू होती है, तो दोनों ही इंटीजर होते हैं, +1 भी और -1 भी। तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों ही लेकर चलेंगे, साथ में ई से मल्टीप्लाई करेंगे। ई क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ से हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी हमारे पास +1 ई और दूसरा आएगा हमारे पास -1 ई। ठीक है, एक आई हमारे पास +1 ई और दूसरा आई -1 ई। कैसे आए? देखिए ए बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया तो इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए हमने क्या इसके लिए कौन सी वैल्यू ली है इलेक्ट्रिक चार्ज की? प्लस वाली ली है। और बी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इट मीन्स इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा वो कैसा होगा? -1 ई होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी चार्ज की। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा? जस्ट इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा ई से। अब ई का मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया है? ई का मैग्नीट्यूड हमने लिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो बेसिक चार्ज है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है ये। इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो हमें पता लग जाएगा जो बॉडी ए है उसके ऊपर कितना चार्ज है और जो बॉडी बी है उसके ऊपर कितना चार्ज है। सेकंड एग्जांपल के थ्रू भी हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने दो बॉडी ली, ये दोनों ही बॉडी अनचार्ज्ड है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दोनों ही बॉडीज न्यूट्रल हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? ए बॉडी को बी बॉडी के साथ रब किया तो सेम वही फ्रिक्शन की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन निकल कर बी बॉडी के अंदर चले गए। अब अगर हमसे कहा जाए कि आप ए बॉडी के ऊपर और बी बॉडी के ऊपर अलग अलग चार्ज फाइंड आउट करिए, तो हम क्या करेंगे? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर, उनको हम एन की जगह पर प्लेस करेंगे। जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर एन की जगह पर प्लेस करेंगे और एन की जगह पर प्लेस करके उसके आगे प्लस और माइनस का साइन लगा देंगे। प्लस और माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू होती है, जो इंटीजर होता है वो दोनों ही होते हैं, -4 भी होता है और +4 भी होता है, इसलिए दो डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास जो बॉडी ए है उसके ऊपर चार्ज आया Q = +4e, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, और जो बॉडी बी है इसके ऊपर चार्ज आया Q = -4e, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। अब आपको पता है E का मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। हम जस्ट
इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैग्नीट्यूड के साथ में, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पता लग जाएगा बॉडी ए पर, ठीक है, जो किसके बराबर होगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इसको आगे भी लिखना चाहते हैं तो Q इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आप लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही जो बॉडी B है उसके ऊपर जो चार्ज आया है वो कितना आएगा, Q इक्वल्स टू -4 इंटू, में E की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, E का जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हम लेकर चलेंगे, तो Q जो टोटल चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी B पर वो कितना आ जाएगा, -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, जैसे कि मैंने जो पहला एग्जांपल लिया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है और जो दूसरा एग्जांपल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि ये डिस्क्रीट अमाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं या फिर ये कंटिन्यूस अमाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, तो वो हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट या फिर कह सकते हैं डिस्क्रीट अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है। डिस्क्रीट अमाउंट कौन सा होता है, सर्टेन वैल्यूज़ लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। कभी भी कॉन्टिन्यूस अमाउंट्स में चार्ज या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। कॉन्टिन्यूस अमाउंट्स क्या होती है, लाइक 1.2 1.3 1.5 1.6, या जैसे कि अगर हमसे ये कहे कि आधा इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफ़र करा दीजिए तो वो पॉसिबल नहीं है, 1.5 करा दीजिए, 2.3 2.4 करा दीजिए, 5.6 करा दीजिए। तो इस फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फिक्स्ड अमाउंट या फिर कहें डिस्क्रीट अमाउंट में होगा। लाइक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, 2 का ट्रांसफ़र होना, 3 का होना, 4 का होना, 5 का होना, लाइक दिस। कभी भी कॉन्टिन्यूस अमाउंट 1.2 1.3 1.5 2.1 2.2 2.3 इस फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है वो कांस्टेंट रहता है। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। देखिए, ए सिस्टम दैट डज नॉट हैव अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड डज नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता और ना ही वो एक्सचेंज करता है मैटर या फिर एनर्जी को अपने सराउंडिंग के साथ में। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग। ऐसा सिस्टम जिसको सबसे अलग कर दिया जाए, राइट, ना तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, ना ही वो किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हो। सेकंड चीज़, ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट मीन्स उसको दूसरों से कोई भी मतलब नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उतना ही रहेगा। वो चार्ज को ना तो ट्रांसफ़र कर रहा है, इट मीन्स ना ही एक्सेप्ट कर रहा है, और ना ही जो है चार्जेस को लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो अपना चार्ज किसी के साथ में भी शेयर नहीं करता, ना किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता और ना जो है कोई दूसरा उसके ऊपर एक्सटर्नल जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो अगर ऐसे सिस्टम पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वो किसी को चार्ज दे ही नहीं रहा है और ना ही किसी से चार्ज ले रहा है। तो जितना चार्ज रहेगा उतना ही प्रेजेंट होगा उसके ऊपर हमेशा। तो इसलिए कहा गया है तो टोटल चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम पर वो कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। दूसरा आप देखिए, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनको ना कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। दे कैन ओनली बी ट्रांसफ़र, उनको सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, राइट। ये सबसे समझने वाली बात है। जो हमारा यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व्ड है,
ठीक है। यूनिवर्स के चार्ज को ना तो हम ना तो हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और ना ही जो चार्ज प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ओके, एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। ए बॉडी और बी बॉडी दोनों ही न्यूट्रल हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में रब किया और ड्यू टू फ्रिक्शन ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा होने से जो बॉडी ए है उसके ऊपर +3 ई चार्ज आ गया और जो बॉडी बी है उसके ऊपर -3 ई चार्ज आ गया। राइट। अब अगर हम ये चेक करें कि भाई इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो, राइट, जिसको हम क्यू या फिर क्यू से कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे, तो हमें जस्ट क्या करना होगा, दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट है उन दोनों का हमें एल्जेब्रिक सम करना होगा और ऐसा करने से टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप खुद देख लीजिए, पहले जो हमने ए और बॉडी ली थी वो न्यूट्रल ली थी, यानी कि दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद जो उनके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और दूसरी की बॉडी के ऊपर नेगेटिव, जब हमने दोनों का एल्जेब्रिक सम किया उसके बाद भी टोटल चार्ज कितना आया, 0। तो इसलिए कहा गया है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उनको सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन बॉडी से अनदर। ओके, अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये समझ लीजिए आप। When a glass rod is rubbed with silk cloth, it develops a positive charge, but at the same time, the silk cloth develops an equal negative charge. Thus, the net charge of the glass rod and the silk cloth is 0 as it was before rubbing. जब कभी हम ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, जो ग्लास रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एट द सेम टाइम जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने जब स्टार्टिंग में ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को लिया था तो दोनों ही क्या थे, दोनों ही न्यूट्रल थे, दोनों के ऊपर ही कोई चार्ज नहीं था। लेकिन रब करने से दोनों के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो डेवलप हो गए, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव। लेकिन इसमें कहा गया है जो नेट चार्ज है ऑफ द ग्लास रोड एंड द सिल्क क्लॉथ इज़ 0 एज इट वाज बिफोर रबिंग। लेकिन अगर हम नेट चार्ज निकालेंगे, राइट, जब रब करने के बाद ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, अगर हम नेट चार्ज फाइंड आउट करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे पूरे सिस्टम का, तो हमें जो टोटल चार्ज मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, जो चार्ज पहले प्रेजेंट था रबिंग करने से। ठीक है, दोनों के ऊपर दोनों ही न्यूट्रल थे और चार्जिंग के बाद भी जो टोटल चार्ज आया वो भी क्या आया, 0 ही आया। तो इसलिए चार्जेस को कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इनको जस्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द रॉक सॉल्ट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एज फॉलोज। देखिए, जब कभी हम NaCl को, जो सॉल्ट है, उसको अगर हम पानी के अंदर डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जब सॉल्वेंट हम क्या लेकर चलें, वाटर लेकर चलते हैं। जब वाटर के अंदर हम रॉक सॉल्ट को डालते हैं, जो है डिज़ोल्व करते हैं, तो उस केस में जो NaCl है वो ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। अब देखिए, स्टार्टिंग में NaCl के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जब इसको डिज़ोल्व किया गया पानी के अंदर तो यह आयन में ब्रेक हो गया और इस वजह से Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl के ऊपर नेगेटिव। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनके ब्रेक होने के बाद भी जो टोटल चार्ज आया है वो भी क्या है, 0 ही है। जैसे कि Na के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जितना चार्ज पहले क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था और बाद में भी नेट चार्ज क्या है, 0 आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एज द टोटल चार्ज इज़ 0 बिफोर एंड आफ्टर द आयनाइजेशन, सो चार्ज इज़ कंजर्व्ड। जैसा कि जो टोटल चार्ज है वो आयनाइजेशन से पहले भी 0 था और आयनाइजेशन के बाद भी कितना हो गया, 0 हो गया जब ये आयन में ब्रेक हुए। सो चार्ज इज़ कंजर्व्ड। तो चार्ज क्या है, कंजर्व्ड रहता है, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। आई होप आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियोस देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।